दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की है जीएसटी को लेकर। जीएसटी की न्यूज़ आई थिंक आप सभी को पता ही होगी, भी नहीं है तो फिर आप इस वीडियो में देख लेना कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और किस तरह के बेनिफिट स्टॉक मार्केट को मिल सकते हैं। लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी होंगे कंपनीज को, और किस तरह के नुकसान होंगे, कौन कौन सी कंपनीज को नुकसान होंगे, वो भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब न्यूज़ कितनी टिकाऊ है, तेजी कितनी टिकाऊ है, सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को मिस मत करना। इसके आगे की जो हम बोल सकते हैं बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप इसको देखिए और उसके बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यूएस के मार्केट के साथ में दोस्तों शुरुआत करते हैं। इंडेक्स में आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्लैट है, तो हम सीधा न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इंडेक्स अभी के समय फ्लैट है, कोई तेजी मंदी वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। जैक्सन होल की मीटिंग और जेलेंस्की के साथ में जो मीटिंग है ना, उसको लेकर मार्केट अभी के समय फोकस में है। अब जो अपना मार्केट है वो अभी यूएस के मार्केट से बिल्कुल जुदा हो चुका है। यूएस का मार्केट किस तरह से चल रहा है वो उनकी पर्सनल, यानी यूएस मार्केट के अंदर जो भी न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से चल रहा है, और इंडियन मार्केट की सिचुएशन अभी डिफरेंट है, तो दोनों मार्केट लिंक नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर एफआईज ने क्या किया उसको आज देख लेते हैं। देखो आज के दिन 18 तारीख है, 550 करोड़ के आसपास की बाइंग एफआईज ने की है कैश मार्केट के अंदर। पिछले कुछ दिनों से आप नोटिस कर पा रहे हैं कंटिन्यूसली बिकवाली यहाँ पे चल रही है। 6, 7, 11, 12, 13, 14 कंटिन्यूसली एफआईज ने बेचा है। 18 तारीख आज के दिन तकरीबन 550 करोड़ का माल लिया है। और इसके बाद में निफ्टी की सिचुएशन को देखें तो निफ्टी आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि टेक्निकल चार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो बॉक्स बना हुआ था निफ्टी में, उसको आज के दिन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। लेकिन किस न्यूज़ की वजह से किया है, वो न्यूज़ कितनी टिकाऊ है वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ टेक्निकल्स को देख के काम करेंगे तो वो भी सही नहीं है, और सिर्फ फंडामेंटल्स या न्यूज़ को देख के काम करेंगे वो भी सही नहीं है। कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए। अब देखिए एफआईस ने 550 करोड़ की बाइंग की है और इसके साथ में डीआईज ने टोटल 4000 करोड़ की बाइंग की है, तब जाके निफ्टी को ये पुश देखने को मिला है। जीएसटी का दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कितना फ़ायदा मिलेगा कंपनीज को, और उसकी वजह से मार्केट ने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। साथ में दो न्यूज़ और मैं आपको दे चुका था, जिसमें एसएनपी की जो रेटिंग अपडेट है, अपग्रेड हम इसको बोल सकते हैं, और साथ में जो ट्रंप है वो रिकंसिडर करेंगे टैरिफ की जो पेनल्टी लगी उसके ऊपर 25% के ऊपर, तो कंसिडर करने के बाद में अगर कुछ होता है 25% की पेनल्टी कम होती है तो मार्केट को अच्छा देखने को मिल सकता है, पुश और ऊपर जाने की एक हम बोल सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर मार्केट जाने की कोशिश करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए कंपनीज पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी इस तरह की तेजी होती है तो इन्वेस्टर देखते हैं, फिल्टर करते हैं स्टॉक्स को कि कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स आज ज़्यादा चले हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन आपको बताने की कोशिश करता है, स्टॉक मार्केट खुद बताने की कोशिश करता है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। इन्वेस्टर का काम उसको डिकोड करना होता है, जो हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं दिन के 2 वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने देखा तो काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज प्लस में बंद हुए हैं, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज माइनस में आके बंद हुए हैं, और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में 5% या उससे ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। उन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर्स अभी के समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको लग रहा है कि उन कंपनीज में अच्छा फायदा मिलेगा जीएसटी की कम होने की वजह से, तो उनके स्टॉक्स काफ़ी ऊपर है, और जो भी स्टॉक्स नीचे हैं उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। जैसे सेक्टर में आपको बता चुका हूँ, जो भी डोमेस्टिक सेक्टर है सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो भी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज है, सेक्टर जिसमें फार्मा हम लेके चल सकते हैं, आईटी हम लेके चल सकते हैं, उनके स्टॉक्स नहीं चले, क्योंकि जीएसटी कम होने का फ़ायदा उनको नहीं मिलने वाला है। यूएस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, तो डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस अभी कुछ दिनों तक इन्वेस्टर का होने वाला है। साथ में जो भी अभी ट्रेडर लोग हैं, इन्वेस्टर लोग हैं, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाए, कहाँ पे बन सकता है, उनका काम सिर्फ इतना है डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस करना। क्योंकि देखिए दिवाली आएगी तो ऑब्वियस है इंडिया की जो कंजप्शन स्टोरी है वो प्ले हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम डेफिनेटली हुआ है तो डिमांड बढ़ सकती है, और साथ में अगर जीएसटी कम हो जाए तो जीएसटी कम होने का फ़ायदा भी यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि दिवाली तक ये चीज़ हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो डोमेस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। अब डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर भी कुछ कुछ कंपनीज है जिनमें प्रॉब्लम है, कंपनीज में इंटरनल इश्यूज है, उन कंपनीज को अवॉइड करके चलेंगे इन्वेस्टर। देखो ये सब जो भी इन्वेस्टर फोकस करता है, डेटा देखता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी डेटा देखता है वो ठीक है, ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम है मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना। देखो पैसा बनेगा, ले दे के मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये सब चीज़ें देखने की इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जब भी इन्वेस्टर पर मंथ इन्वेस्ट करता है तो उसको डेटा होना चाहिए उसके पास में कि अभी मार्केट की कंडीशन कैसी है, उसको पता होना चाहिए कि मार्केट और नीचे जा सकता है तो थोड़ा सा पैसे बचा के चले।
या फिर उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करने में मदद मिलती है। वो अपने पोर्टफोलियो को देखकर एकदम से चौंक नहीं जाए कि एकदम से क्या हो गया, मार्केट नहीं चल रहा है या मार्केट गिर गया, क्योंकि उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो इस वजह से ये सब चीज़ें देखते हैं। बाकी मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। इंडेक्स, ये जो भी कंपनीज है सबके स्टॉक्स ऊपर ही जाएंगे अगर अच्छी कंपनीज है तो। लेकिन शॉर्ट टर्म ये सब चीज़ें ट्रबल देखने को मिल सकती है, जिसका फ़ायदा ट्रेडर उठाते हैं और इन्वेस्टर अपनी जो भी लमसम या भी जो भी SIP लगाते हैं उसके अंदर उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बजाज फाइनेंस को देखते हैं। बड़ी कंपनी है, स्टिल 5% की तेजी इसमें आज के दिन बनी है। ओपनिंग इसमें अच्छी थी। साथ में चोला फाइनेंस को भी देखें तो 4% के साथ में तेज ये था। अब देखो यहाँ पे क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये स्टॉक अभी ऊपर है क्योंकि GST की जो न्यूज़ आई है, रिफॉर्म आई है, उसकी वजह से, उसकी उम्मीदों की वजह से स्टॉक ऊपर है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंस वाली कंपनीज में GST का क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, जो भी आप लोन लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, उसमें चार्जेस होते हैं आपके। हम बोल सकते हैं लोन लेने से पहले काफ़ी सारे पेपर वर्क होते हैं, काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं। उन चार्जेस के ऊपर GST लगता है, ठीक है, तो वो एक तो कम होगा। सेकंड, आप देख सकते हैं जनता के हाथ में थोड़े से ज़्यादा पैसे हो गए तो क्या होगा, EMI ईजिली वो चुका सकते हैं, NPA ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होगी। तो ये सब कारण है। इनको भी पैसा सस्ता मिलेगा तो ये भी सस्ते में पैसा दे सकते हैं। अल्टीमेटली ये भी काफ़ी सारे चार्जेस स्पेंड करते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब देखिए बजाज फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट कर चुका है, जो कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और उसके ऊपर जब तक ये टिकेगा जब तक हम इसको पॉजिटिवली ही देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जस्ट GST के बेसिस पे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना और ये सोचना कि डबल ट्रिपल हो गए, पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, लोग भूल जाते हैं। जैसे ही अभी इनकम टैक्स का एक नया रूल आया था जिसके अंदर टैक्स बचे थे काफ़ी, 12 लाख तक की स्लैब इन्होंने दी थी। एक दिन सिर्फ या 1 या 2 दिन मार्केट अच्छा कर चुका था, जिसमें कंजप्शन वाली कंपनीज के स्टॉक तेज होते, उसके बाद में सब भूल गए, मार्केट वापस से नीचे। कंपनीज जो भी उनकी नंबर्स है, अर्निंग्स, उसके हिसाब से कंपनीज चल रही थी। तो 1-2 दिन हो सकता है ये थोड़ा सा GST की वजह से पुश देखने को मिल जाए। और जितना ज़्यादा मार्केट दोस्तों बढ़ेगा ना, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अब सरकार से मार्केट करेगा, और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेगा उतनी ही एक्सपेक्टेशन टूटने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी चोला फाइनेंस की बात करें तो ठीक है, अभी इसका सपोर्ट नीचे है बजाज फाइनेंस की तरह। ये भी अच्छी कंपनी है। फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है, NPA, वो काफ़ी अच्छे हैं। अब देखिए दोस्तों, बीकाजी फूड्स, इसने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर दिया, 6% की तेजी है। ऑब्वियस है GST इसके ऊपर भी कम होगा तो सस्ता प्रोडक्ट ये बेच सकता है, इसको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और स्टॉक अभी गिरने के बाद में अप ट्रेंड में आना शुरू कर चुका है, जिसमें ये सपोर्ट के पॉइंट्स के हिसाब से ऊपर जा रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे चला गया था लेकिन वापस से अपने सपोर्ट पर आ चुका है। तो जो भी कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में है, GST अगर कम होता है तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मार्केट आपको प्राइस एक्शन के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनमें रियल पैसे लगे हैं। ये जो बाइंग हमने देखी, ये रियल बाइंग है, रियल पैसे बने, पैसे लगे हैं, इन्वेस्टर इनको खरीद के होल्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की है। डीमार्ट, ऑब्वियस है, GST कम होगा तो कितने सारे प्रोडक्ट्स ही बेचता है, वहाँ पे कंजप्शन बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ सकती है, और ये भी काफ़ी सारे खर्चे करता है मेंटेनेंस के, तो उसके अंदर भी GST कम होगा तो कंपनी को बेनिफिट उसका मिल सकता है। तो ये भी स्टॉक ने आज 5% के साथ में परफॉर्म किया है। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना तो यहाँ पे 50% CLA से को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है, जस्ट मैं एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें भी यहाँ पे प्ले हो रही है। स्टॉक अभी के समय अपने रेसिस्टेंस पे है। रेसिस्टेंस पे या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर ब्रेकआउट होता है। देखते दोस्तों दोनों में से क्या होता है। ये मेजर सपोर्ट के लेवल थे इस कंपनी के, और उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी। यहाँ पे स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे है, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। बाकी स्टॉक अभी अपने रेसिस्टेंस पे आ चुका है। नंबर्स कैसे थे? नंबर्स कुछ खास अच्छे तो नहीं थे। प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर भी कुछ खास सुनने को नहीं मिला है। तो जस्ट अभी न्यूज़ बेसिस पे ये तेजी बन रही है। साथ में दोस्तों ऑटोमोबाइल की बात करें तो आपने नोटिस किया आज के फर्स्ट वीडियो में जिसमें मेंशन कर रखा था कि इन कंपनीज़ के लिए कुछ हो सकता है नहीं हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, नुकसान होगा। लेकिन फिर भी कुछ आर्टिकल्स में देखने को मिल रहा है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए भी GST कम हो सकता है, तो डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो जो भी ऐसी कंपनीज है ना जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं या जो मैक्सिमम गाड़ियाँ इंडिया में बेचती है, ठीक है, उन कंपनीज के स्टॉक्स में ज़्यादा तेजी बनी है। Hyundai मोटर्स 9% के उछाल के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। मारुति सुजुकी 9% के साथ में स्टॉक ने ऊपर जाके क्लोज किया है।
इसके बाद में टीवीएस मोटर 6% के साथ में तेजी बनी है। ऑटोमोबाइल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी फिलहाल के लिए यही कंपनी है, तो इसको एक बार आप चेक करिएगा। लेकिन दोस्तों इसके अगेंस्ट में देखिए तो टाटा मोटर्स ने कैसा परफॉर्म किया, जस्ट 1.5% की तेजी। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये भी इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहली जो कंपनी है हुंडई मोटर है, ठीक है, HM में इसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लिस्ट हुआ, उसके बाद में डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक था, रेसिस्टेंस इसने काफ़ी टाइम लिए, उसके बाद में एक ब्रेकआउट मिला अच्छे नंबर्स के बाद में, साथ में एक और आज ब्रेकआउट मिल चुका है इस न्यूज़ के बाद में। सो टेक्निकली स्टॉक अभी काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें मारुति सुजुकी को, तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद में स्टॉक ऊपर है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके स्टॉक वापस से ऊपर है। अब इसके अगेंस्ट में अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूँ तो टाटा मोटर्स में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिलने के बाद में स्टॉक वापस से उसी लेवल पे आ चुका है। अभी अगर आप देखोगे ना फंडामेंटल्स पुराने, अगर आप लॉन्ग टर्म का डेटा देखोगे स्क्रीनर पे, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में मारुति के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जब टाटा मोटर्स चल रहा था ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, लेकिन उस समय ईवी का क्रेज था तो इन्वेस्टर मानने को तैयार नहीं थे। देखो ईवी के अंदर डेफिनेटली टाटा मोटर एक अच्छी कंपनी है, आगे है, लेकिन मार्केट देखता है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो मारुति को आई थिंक घाटा हुआ नहीं है अभी तक, और प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। कुछ साल प्रॉफिट इसके थोड़े से कम हुए थे, स्टिल लॉसेस में कंपनी नहीं गई, प्रॉफिट इसके बढ़ रहे हैं। सो ये एक चीज़ है, इसको डिफेंसिव बना देती है और इसलिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। और इंडिया में टाटा मोटर्स की बात करें तो काफ़ी सारी कार्स आती हैं, लेकिन टाटा मोटर्स की जो सेल्स का मेजर पार्ट है या बहुत बड़ा जो पार्ट है वो टिका है JLR के ऊपर, जो कि एक्सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है। सो डोमेस्टिक जो भी व्हीकल कंपनीज है उनके स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, कुछ ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ब्रेकआउट ट्रेड भी हो सकता है काफ़ी लोगों ने लिया होगा। जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना जिसकी वजह से ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा संभलना होता है इन्वेस्टर को, क्योंकि अगर किसी कंपनी के नंबर्स अच्छा आ गया तो उसके बाद में ब्रेकआउट हो गया, या कोई ऐसी न्यूज़ या कोई ऐसा रिफॉर्म हो गया जिसकी वजह से कंपनी के नंबर्स बढ़ने वाले हैं, तो मान लेंगे चलो ठीक है वो ब्रेकआउट 10 में से 7 बार सही जाएगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो सोर्सेज के हवाले से है, जिसमें हिंट है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उसके बाद में स्टॉक चल चुके हैं, तो फिर उसमें 10 में से 7 वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती है, वो 10 में से 3 हो जाती हैं, कि 10 बार में से 3 बार हो सकता है ब्रेकआउट सही जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी 10 में से 3 का यहाँ पे पॉइंट बन जाता है तो उसमें क्या होता है, रिस्क तो ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड कम होता है। अब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है रिवॉर्ड कम है, वहाँ पे काफ़ी लोग नहीं लेते हैं ट्रेड, लेकिन किसी को लेना होता है तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट करके अपने टाइट स्टॉप लॉस को लगा के चलते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं इन्वेस्टर ट्रेडर। अब इसके बाद में आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा TVS मोटर्स, ठीक है, और इसके अंदर भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेजी ऑलरेडी इसमें बन चुकी है, एक ब्रेकआउट इसमें कर दिया है। अब TVS की जो iQube आई है वो बहुत बढ़िया करी है मार्केट के अंदर, और इसकी जो गाड़ियाँ बाकी जो आ रही है स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है स्पोर्ट्स से थोड़ा सा नीचे और बेसिक गाड़ियों से थोड़ी सी ऊपर, ठीक है, वो भी अच्छी गाड़ियाँ कंपनी निकाल रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट्स कंपनी के निकल रहे हैं। रही बात टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स के अंदर देखिए काफ़ी बार लॉसेस हुए हैं, कंपनी को नुकसान हुए हैं, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो कंपनी डिपेंड करी US के सिचुएशन के ऊपर, टैरिफ लग चुका है, उस पर चोट लगी है, साथ में JLR की काफ़ी सारे जो मतलब इसके स्टार्टिंग वाले मॉडल थे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, वो कंपनी बंद करने वाली है। तो ये सब कारण है, इसकी वजह से इसकी प्रॉफिट गिरी है, प्रॉफिट आगे और गिर सकते हैं। और देखो ऐसे में क्या होता है, नुकसान तो है, लेकिन यही जो कंपनी है जो स्टॉक नीचे गया है वो कल ऊपर भी जाएगा अगर उसमें चीज़ें चेंज होती है तो नीचे अब कितने टाइम तक रहेगा, हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे 6 महीने नीचे था तो 6 महीने नीचे रहे। उससे पहले अगर आपने देखा मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो उसको मिला था, उससे पहले स्टॉक 6 साल नीचे था या 10 साल, मान लो आप मोटा मोटी 6 साल हम बोलते हैं, तो या तो 6 महीने नीचे रहे या 6 साल नीचे रहे, किसी को नहीं पता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में देखते हैं जब स्टॉक नीचे जाता है तो उसके बाद में जब ऊपर जाने के लिए वो रेडी होता है, तो स्टॉक अभी यहाँ पे है तो एकदम से खुलेगा तो यहाँ पे नहीं, वो धीरे धीरे इस तरह से ऊपर जाएगा। तो जब ये ब्रेकआउट मिलेगा, जब यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम बनेगी, यहाँ पे सिचुएशन अच्छी मिलेगी, तो यहाँ पे लोग बायर फोकस करेंगे। तो वो एक सही अप्रोच होती है, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला डिसीजन होता है, उसको एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं, नहीं तो फिर वो सट्टा बोल सकते हैं कि खरीद लिया, वो पता नहीं ऊपर कब जाएगा, 6 साल लगे या 6 महीने लगे या 6 दिन लगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड तो है बना हुआ, ये कुछ मेजर रेसिस्टेंस यहाँ पे लिए है, जब तक ब्रेकआउट कंपनी स्टॉक नहीं करता है, जब तक कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, तो वो सब चीज़ें नोटिस करनी है। यहाँ पे जो जीएसटी है वो कम होने की वजह से इस कंपनी को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा मारुति, टीवीएस, हुंडई इस तरह की कंपनीज को, एमएनएम भी उसको काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी भी काफ़ी सारी कंपनीज चली है जिसमें इंटरनल प्रॉब्लम है अपनी नंबर्स को लेकर, इन्वेंट्री को लेकर, उनके स्टॉक भी चल पड़े हैं जीएसटी कम होने की वजह से। तो 12% के साथ में तेजी बनी प्रिंस पाइप के अंदर। अब जबकि इसकी वैल्यूएशन आप देखोगे ना तो 154 का पी है। इसका क्या मतलब है कि प्रॉफिट कंपनी के गिर चुके हैं, कुछ क्वार्टर में कंपनी ने लॉसेस भी दिखाए हैं, तो चीज़ें ख़राब है, मार्जिन बहुत ही ख़राब है। लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से इसको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। अब वो थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, उससे काम नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म अगर पैसे बनाने 5-10 साल कंपनी को करना है तो जीएसटी के दम पर नहीं करेगी कंपनी, अपने प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ा के करेगी। तो वो चीज़ अभी तक सही नहीं हुई है। तो ऐसी कंपनीज में बिल्कुल अनसर्टेनिटी होगी। ज़्यादातर इन्वेस्टर ट्रेडर ऐसी कंपनी से थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। और जो भी कंपनी क्लियर है, क्लीन है, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा, उन कंपनीज को ज़्यादा पसंद करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट इसके अंदर ही हम इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे दी है कि खराब नंबर्स हम देंगे तो जीएसटी की वजह से एकदम से अच्छी चीज़ें तो होगी नहीं। कुछ इम्पैक्ट होगा डेफिनेटली अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंपनी नए प्रॉफिट निकाल देगी। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद बोल दिया 2-3 साल हमको लगेंगे प्रीवियस जो प्रॉफिट था हमारा, ऑल टाइम हाई वाला प्रॉफिट था, उसको पहुंचने में। और स्टॉक अभी यहाँ से नीचे है, अब यहाँ तक पहुंचने में कुछ साल लगेगी, कंपनी का मैनेजमेंट खुद कह रहा है। तो जब भी कोई स्टॉक चलेगा, जैसे 10 कंपनीज है, 10 कंपनीज के स्टॉक चल गए तो 10 कंपनी तो इन्वेस्टर खरीदेगा नहीं, या फिर 10 कंपनीज में तो वो अपना दिमाग चलाएगा नहीं, उसके ऊपर रिसर्च करेगा नहीं। तो फिल्टर आउट करने का यही तरीका होता है। जैसे मान लो इनको आउट कर देगा, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको करना है, क्या पता यही स्टॉक चल जाए। जस्ट मैं बता रहा हूँ मेरा तरीका, स्ट्रैटेजी के हिसाब से, डेटा के हिसाब से, कि कैसे अपने को कंपनी को शॉर्ट करना होता है, शॉर्ट करना होता है मतलब, और उसके हिसाब से आगे हमको जाना होता है। इसी के अंदर रिलैक्सो फुटवेयर को भी काउंट करके चल सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉफिट के मार्जिन की प्रॉब्लम है, सिर्फ जीएसटी का ही एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूँ सिर्फ जीएसटी का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सरकार ने या फिर सोर्सेज ने बोला है कि जो भी जूते चप्पल 1000 रुपये की कीमत के नीचे हो गए उसका जीएसटी हम कम कर देंगे। अब 1000 रुपये से ऊपर वाले का क्या? तो जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक ऐसी कंपनीज के अंदर चीज़ें नेगेटिव ही है, क्योंकि चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये भी अभी नेगेटिव है। ठीक है, ये है प्रिंस पाइप का पैटर्न। तो जब तक पॉजिटिव नहीं होता है, जब तक मतलब नहीं है। और उसके बाद में अगर आप देखोगे पीजीईएल अच्छी कंपनी, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, काफ़ी लोगों ने अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको बेचा होगा। तो अभी ये भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, मैनेजमेंट खुद बोल चुका है कुछ टाइम इनको लगेगा रिकवरी में। और साथ में रिलैक्सो की बात करें तो ये भी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्राबेट होती है कि चलो पैसे लगा दिए, अगर जीएसटी का कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेच देंगे, वो वाले ट्रेडर इन्वेस्टर यहाँ पे देखेंगे। बाकी जो भी कंपनी क्लीन है, पिक्चर क्लियर है, जिनके टेक्निकल पॉजिटिव है, फंडामेंटल यानी जिनके Q1 के रिजल्ट पॉजिटिव है, और जिनमें जीएसटी का फ़ायदा होगा, वहाँ पे पहले और ज़्यादा तेजी बनने के चांसेस काफ़ी हाई हो गए। अब देखिए कंपनी जिसका नाम है वीबीएल, 2% के साथ, सॉरी 2 रुपये के साथ में, यानी आधे % के साथ में स्टॉक नीचे है। देखो ये भी एक एफएमसीजी कंपनी है। नेस्ले ने अच्छा कर दिया, बीकाजी ने अच्छा कर दिया, बाकी और भी मैरिको, ये सब कंपनी के स्टॉक चले हैं। ये क्यों नहीं चला? ये तो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर आता है। अगर मैं एफएमसीजी के प्रॉफिट लॉस के हिसाब से देखूँ, इसकी सीएजीआर के हिसाब से देखूँ प्रॉफिट की ग्रोथ, तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर आता है। क्यों नहीं चला? देखिए दोस्तों, इसके पीछे का कारण है रिलायंस इंडस्ट्री। सबसे पहला कारण यह है कि ये कोल्ड ड्रिंक बना के बेचता है ये कंपनी, पेप्सी की। ठीक है, उसकी फ्रेंचाइजी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर 40% जीएसटी के अंदर आ सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड अगर आप देखोगे ना तो 40% में नहीं भी आता है तो रिलायंस इसके मार्केट को कैप्चर करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आज की न्यूज़ है, एफएमसीजी रिलायंस का जो एक पार्ट है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश है। रिलायंस हर्बल नेचुरल ड्रिंक को लेकर आने वाला है। अक्वायर किया है मेजरली एक स्टेक को, किस कंपनी का, उसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेचर एज। सो ये जो कंपनी है ना, इसको खरीद लिया है, मतलब इसका मेजर स्टेक रिलायंस ने खरीद लिया है। और ये कंपनी बनाती है हर्बल ड्रिंक जो कि हेल्दी होती है। अब जो भी हेल्दी ड्रिंक होगी ना, उनके ऊपर सरकार जीएसटी बढ़ाएगी भी नहीं, क्योंकि उसको तो प्रमोट करेगी सरकार। और जो भी ऐसी ड्रिंक होती है जिसमें चीनी होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जीरो शुगर भी होती है, तो कोई बात नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक है तो हेल्दी नहीं होती वो ज़्यादा पीना, तो उनके ऊपर जीएसटी बढ़ सकता है। ये सब जस्ट अभी उम्मीदें हैं। ठीक है, जब डेटा आएगा क्लियर कट कि सरकार ने किसके ऊपर जीएसटी कम किया, किसके ऊपर बढ़ा दिया, तब रियल गेम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक
जस्ट ट्रेडर अपना प्ले कर रहे हैं, सट्टा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो भी मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहा है वो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसकी वजह से रिलायंस ने वीबीएल के स्टॉक को चलने नहीं दिया। अब देखिए, ये जो कंपनी है जिसको खरीदने की कोशिश है, मेजर स्टेक ले लिया है, 2018 में बनी है, और इसका एक ब्रांड है जिसको बोलते हैं शून्य, जिसके अंदर जीरो शुगर होगी और जीरो कैलोरीज होगी। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे औषधि, जो हर्बल औषधि जिसको अश्वगंधा आप देख सकते हैं, ब्राह्मी है, और नेम आप ग्रीन टी है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो इसको लेकर कुछ ड्रिंक्स मार्केट के अंदर आने वाली है। अब कितनी चलेगी नहीं चलेगी वो देखते हैं आगे चल के। टेस्ट इनके अच्छे तो होते नहीं है, लेकिन जो भी टेस्ट लेना चाहते हैं वो तो ऑब्वियस नहीं पिएगा, लेकिन जो भी हेल्थ कॉन्शियस है वो हो सकता है इनको यूज़ कर लें। सो ये एक रीज़न है। साथ में सेकेंड 40% की स्लैब के अंदर आना, वो भी एक कारण आप देख सकते हैं। सो रिलायंस का स्टॉक तो प्लस में गया, लेकिन इतना कुछ खास चला नहीं, क्योंकि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन एफएमसीजी का जो सेगमेंट है ना वो इतना सा है बस। लेकिन वीबीएल इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो उसका पूरा सेगमेंट एफएमसीजी का है, तो डैमेज भी इसको ज़्यादा होगा और प्रॉफिट होना होगा तो भी ज़्यादा होगा। अब रिलायंस का ये जो पार्ट है, इसकी वजह से वीबीएल नहीं चल पाता है और रिलायंस भी नहीं चल पाता है, क्योंकि पूरा एफएमसीजी का पार्ट है नहीं, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट है। तो ले दे के रिलायंस की वजह से ये काफ़ी सारी कंपनीज है जो अंडर परफॉर्म करती है। रिलायंस खुद भी इतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन जो कंपनी अच्छा कर रही थी उनको भी अच्छा नहीं करना देता। अब यहाँ पे वीबिल का चार्ट देखे तो चलो ठीक है, गिरावट इसमें लग रहा है चार्ट के अंदर हो चुकी है कंप्लीट। उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से। इस तरह के चार्ट के पैटर्न को हम यहाँ पे बना के चल सकते हैं। बाकी देखते दोस्तों कल परसों कैसी क्लैरिटी मिलती है, किस तरह की चीज़ें प्ले होती है। आज के दिन डेफिनेटली मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो चले 2-3% के साथ में पोर्टफोलियो चले पिछले कमेंट के अंदर, यानी पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिटेल में जीएसटी के बारे में जानने के लिए, कैसे इम्पैक्ट होगा और भी कुछ बड़ी न्यूज़ है क्या, उसके लिए आप इस वीडियो को देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।